हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जैसा कि हमने वादा किया था कि आपकी एनसीईआरटी सीरीज़ जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाएंगे। तो उस वादा को पूरा करने के लिए आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको कवर करेंगे। और आप हमारी थ्योरी क्लास देखने के बाद एमसीक्यू क्लास देख लेंगे तो आपका लगभग क्या 100% क्लियर, लगभग छोड़िए 100% आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है कि भारत में आरंभिक नगर किस नदी के किनारे फले फूले। पहला प्रश्न है, इस चैप्टर में दिया गया था कि भारत में आरंभिक नगर किस नदी के किनारे फले फूले। क्या वह ऑप्शन नंबर 1 गंगा, ऑप्शन नंबर 2 सोन नदी, ऑप्शन नंबर 3 यमुना या फिर सिंधु नदी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो भारत में आरंभिक नगर किस नदी के किनारे फले फूले थे, तो वह सिंधु नदी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अर्थात सिंधु नदी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि गंगा के किनारे नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। बताइए गंगा के किनारे नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है 4700 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 है 3000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 है 2500 वर्ष पूर्व और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गंगा के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था वह लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। क्या 4700 वर्ष पूर्व हो जाएगा आंसर? नहीं, 4700 वर्ष पूर्व कहाँ विकास हुआ था? सिंधु नदी के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था वह 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन गंगा के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था वह लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ऐसा एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 2500 वर्ष पूर्व गंगा के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था वह 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा गंडक सोन के संगम पर कौन सा प्राचीन साम्राज्य बसा था। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गंगा गंडक सोन के संगम पे कौन सा प्राचीन साम्राज्य बसा था। ऑप्शन नंबर 1 है हर्यक, ऑप्शन नंबर 2 है मगध, ऑप्शन नंबर 3 है नंद या फिर मौर्य। बताइए गंगा गंडक और सोन के किनारे कौन सा साम्राज्य बसा था इस नदी के संगम के किनारे। तो इसका आंसर क्या हर्यक हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर नंद वंश भी नहीं होगा, मौर्य वंश भी नहीं हो जाएगा। इन नदियों के संगम पे कौन सा नगर बसा था? मगध साम्राज्य बसा था, जिसके जो शासक होते थे वो बहुत शक्तिशाली थे। ध्यान रखिएगा, इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध साम्राज्य ही था जो गंगा गंडक और सोन नदी के संगम के किनारे बसा था। आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य था कावेरी नदी के दक्षिण में था, ऑप्शन नंबर 2 है गंगा के उत्तर में था, ऑप्शन नंबर 3 है गंगा के दक्षिण में था या फिर नर्मदा के दक्षिण में था। बताइए मगध साम्राज्य निम्न नदियों के किस क्षेत्र में पड़ता था। क्या वह कावेरी के दक्षिण में था? नहीं, कावेरी तो साउथ इंडिया की नदी है तो उसके दक्षिण में तो नहीं था, क्योंकि यह उत्तर भारत में था। गंगा के उत्तर में था? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। नर्मदा भी दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदी है, ये भी नहीं हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा कि मगध साम्राज्य गंगा नदी के दक्षिण में था। मगध साम्राज्य गंगा नदी के दक्षिण में था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए थे एनसीईआरटी में उसको भी हम ऐसे ही प्रश्न को हल कराएंगे, जो एमसीक्यूज करवाएंगे। पहले प्रश्न होगा, उसके बाद उससे संबंधित जो डिस्कशन होगा उसको भी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अन्य होंगे उसको भी दे दिया जाएगा। जैसे कि देखिए मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करिए। तो मानचित्र पे आप देखिएगा, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो इसमें सहायक नदी के बारे में बताया गया है कि छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी मिल जाती हैं वे सहायक नदी कहलाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फूले। तो प्रश्न बनेगा कि आरंभिक नगर जो फले फूले वह कितने वर्ष पूर्व थे। तो 4700 वर्ष पूर्व और किन नदियों के किनारे, तो वह सिंधु नदी के किनारे। और अगर गंगा नदी किनारे वाला पूछा जाएगा तो गंगा नदी किनारे जो नगर बसे वह लगभग कितने वर्ष पूर्व बचे, तो वह 2500 वर्ष पूर्व बचे। ध्यान रखिएगा, वह 2500 वर्ष पूर्व बसे थे। आगे देखते हैं। आगे है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, ये दिया गया है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व ये नगर फले फूले थे। आगे है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो वही ऊपर जो प्रश्न दिया गया था कि मगध साम्राज्य कहाँ था, तो गंगा के दक्षिण में था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने सिंधु नदी को इंदोस व हिंदोस बोला है। बताइए किन लोगों ने, किस देश के लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस या फिर हिंदोस बोला था। इन दोनों वर्डों का प्रयोग सिंधु नदी के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है ईरानियों ने, ऑप्शन नंबर 2 है यूनानियों ने,
ऑप्शन नंबर 3 है कि ए और बी अर्थात फर्स्ट और सेकंड दोनों, उपयोग तो दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए किन लोगों ने, ईरानियों ने बोला था सिंधु नदी को हिंदोस या फिर इंदोस? जी बोला था। यूनानियों ने क्या बोला था? जी हाँ, इन्होंने भी बोला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरानियों व यूनानियों दोनों ने सिंधु नदी को इंदोस या फिर हिंदोस बोला है। आगे देखते हैं, इसका डिस्कशन भी अभी आप नीचे देखेंगे। आगे है कि ईरानियों ने व यूनानियों ने किस क्षेत्र को इंडिया कहा? बताइए, ईरानियों व यूनानियों ने किस क्षेत्र को इंडिया कहा है? क्या सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कहा गया था, सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र को, ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व के क्षेत्र को, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम के क्षेत्र को? बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम के क्षेत्र को नहीं कहा है, पूर्व के क्षेत्र को भी नहीं कहा, सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र को भी नहीं कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को क्या कहा है? इंडिया कहा है। तो आंसर क्या है कि ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु नदी के जो पूर्व का क्षेत्र था उसको इंडिया कहा है। आगे देखते हैं। अगला है कि भारत शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लोगों के समूह के लिए किया गया था? बताइए, भारत शब्द का प्रयोग जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो प्राचीनतम ग्रंथ है हिंदू धर्म का। तो भारत शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लोगों के समूह के लिए किया जाता है? उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पश्चिम या उत्तर? बताइए। हूबहू एनसीईआरटी से सारे प्रश्न हैं, अपनी तरफ से कोई भी प्रश्न नहीं बनाया गया है, सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही है और एनसीईआरटी से ही सीटेट में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी अन्य पेपरों में, जैसे कि देख लीजिए, जो अभी यूपी SSC पीटी के प्रश्न हुए थे वह भी एनसीईआरटी से आए थे, और जितने भी ये जो अभी बीपीएससी के पेपर चल रहे हैं इसमें भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही प्रश्न आते हैं। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी में 90 to 95% क्या है? सिमिलरिटीज़ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें कि भारत शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लोगों के समूह के लिए किया गया है? तो उत्तर दक्षिण नहीं होगा, पश्चिम भी नहीं होगा, उत्तर भी नहीं हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत शब्द का प्रयोग ईरानियों ने अथवा यूनानियों ने उत्तर पश्चिम के रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया गया। उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके लिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बारे में अभी आप देखेंगे, देख लीजिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि इंडस शब्द जो है उसका संस्कृत अर्थ क्या है? तो सिंधु है, और इंडिया शब्द इसी शब्द से निकला है, इंडस से। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस बोला था। तो अभी ऊपर जो प्रश्न आया था कि ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला है? हिंदोस और इंदोस बोला है, और यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आते थे। इसको तो आपको पता होगा कि ईरान भारत के उत्तर पश्चिम में ही पड़ता है, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। तो इसमें यह भी प्रश्न आया था, अभी ऊपर आप देखे होंगे ना, इसमें ऊपर प्रश्न आया था कि सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को क्या कहा गया है? इंडिया कहा गया है। तो इन्होंने, ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग, अगला प्रश्न हमारा था कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो प्रश्न बनेगा कि भारत शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दे देगा ऑप्शन। तो आपको टिक किसको करना है? ऋग्वेद को करना है। बाद में आगे चलकर इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा, इसको तो आप जानते ही हैं। आगे देखते हैं, आगे है मेन्यू स्क्रिप्ट वर्ड है, उसमें मेनू का अर्थ क्या होता है? बताइए। मेन्यू स्क्रिप्ट अर्थात क्या होता है? इसका ताम्रलिपि होती है ना, इसमें मेन्यू शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। मेन्यू शब्द का अर्थ बताइए। हाथ है, लिखना है, पढ़ना है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। मेन्यू शब्द का इसमें क्या हो जाएगा? पढ़ना नहीं होगा, लिखना नहीं होगा। लिखना तो स्क्रिप्ट का अर्थ था, इसमें स्क्रिप्ट का अर्थ लिखना है, लेकिन मेन्यू का अर्थ क्या होता है? हाथ। और इन दोनों वर्ड का मिला के क्या हो जाएगा कि जो हाथों से लिखी जाती थी उन्हें मेन्यू स्क्रिप्ट कहा जाता था। हस्तलिखित को मेन्यू स्क्रिप्ट कहा जाता था। और मेन्यू का अर्थ क्या है? हाथ। स्क्रिप्ट का अर्थ क्या है? लिखना। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेन्यू का अर्थ ऑप्शन नंबर 1 हाथ हो जाएगा सही उत्तर। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें जो दी गई हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। तो पांडुलिपि का इंग्लिश वर्ड क्या है? मेन्यू स्क्रिप्ट, और यह लैटिन वर्ड मेन्यू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो प्रश्न बनेगा कि जो ताम्रलिपियाँ लिखी जाती थी वह किन के पत्तों से लिखी जाती थी? तो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक विशेष पेड़ था भुर्ज, उसके पेड़ की छाल से लिखी जाती थी, पेड़ के छाल पर लिखी जाती थी, और ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को क्या कहा जाता है? बताइए। ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व की तिथियां थी उन्हें क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है, ईसवी कहा जाता है, एडी कहा जाता है,
एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी होता है, ध्यान रखिएगा, और इनमें से कोई नहीं। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो तिथियाँ होती हैं उसे ईसा पूर्व कहते हैं। आइए इसके बारे में हम और चीज़ें देख लेते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसमें टॉपिक ये लास्ट था इस चैप्टर का। देख लेते हैं इसमें। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व होता है। तो अंग्रेजी में जो बीसी वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है, ईसा पूर्व, जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो तिथियां होती हैं। तो अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी भी लिखा पाओगे, कभी कभी हम एडी भी लिखा पाते हैं। या एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी, जो कि लैटिन वर्ड है, ध्यान रखिएगा। और इसका तात्पर्य क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। इसका अर्थ क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष अर्थात ईसा मसीह के जन्म से बाद की जो संख्याएं होती है उसे एडी कहा जाता है। कभी कभी एडी की जगह सीई लिखा जाता है, और कभी कभी एडी के स्थान पे हम सीई भी लिख सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एरा, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा होता है। और बीसी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बीसीई भी पाते हैं, बीसी के स्थान पे बीसीई पाते हैं, जिसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। सीई का अर्थ क्या हो जाता है, कॉमन एरा, और बीसीई का क्या अर्थ हो जाता है, बिफोर कॉमन एरा। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ, और भारत में जो बीसी और एडी का प्रचलन है वह लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ है, और लगभग हर देश में, हर विश्व के हर देश में यह मान्यता है कि इसी तरीके से अब तिथियों का वर्गीकरण किया जाता है। आगे देखते हैं। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट होता है। तो अब ये बताइए, ईसा पूर्व को हम क्या क्या लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं, बिफोर क्या होता है, बीसी लिख सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट अर्थात, और दूसरा वर्ड क्या है, बीसीई भी लिख सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा ना, बिफोर कॉमन एरा। और भी क्या लिख सकते हैं, बीपी लिख सकते हैं, बिफोर प्रेजेंट। इस तीनों का अर्थ क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और एडी का अर्थ क्या होता है, उनके जन्म के बाद, इसको हम एनो डोमिनी कहते हैं। और एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, सीई भी लिख सकते हैं। तो इस आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं इसी के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।